आदाब। दुनिया भर की सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज पर बेस्ड खास कार्यक्रम दुनिया मेरे आगे के साथ हाजिर हूं मैं, सोनिया सिंह। हमारी आज की पेशकश में बात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे की। आज कोविड-19 पैंडेमिक की तबाही से सुस्त पड़ी दुनिया में स्टेट हेड्स की मुलाकात के इम्पोर्टेंस के अलावा दुनिया में तेजी से बदलते मंजरनामे पर अमेरिका और भारत के दोस्ताना रिश्तों की अहमियत पूरी दुनिया जानती है। प्राइम मिनिस्टर के हालिया अमेरिकी दौरे के आउटकम की बात करें तो इंडिया यूएस कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, पोटेंशियल फॉर स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल कोऑपरेशन, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, टैलेंट ऑफ आवर पीपल, ट्रस्ट ऑफ नेचर पर दोनों देशों के साझा बयान जारी किए गए हैं। इसके साथ ही यूनाइटेड नेशंस में प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के अलावा क्वाड लीडर्स समिट काफ़ी अहम है। हम अपने इस खास प्रोग्राम में इन्हीं इश्यूज़ की बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे रिटायर्ड इंडियन डिप्लोमेट एम्बेसडर वीरेंद्र गुप्ता जी, नमस्कार है, और साथ ही जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शीतल शर्मा। हम आप दोनों का वेलकम करते हैं। तो शुरुआत हम करेंगे वीरेंद्र जी आपसे। प्रधानमंत्री मोदी की 7वीं यूएस ट्रैवल है ये। पिछले 7 सालों की अगर बात की जाए, 2014, 15, 16 में 2 बार, बल्कि 17, 19 और फिर 21, तो जो बदला है परिपेक्ष अंतर्राष्ट्रीय माहौल में, उससे अगर हम कंपेयर करें तो पुरानी मुलाकातों और इस विदेश यात्रा में क्या आप तुलना करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो इंडिया यूएस एक बहुत बड़ी रिलेशनशिप है। आप उसको कुछ भी नाम दें, वो सीमेंटिक्स है, बट इंडिया के लिए बायलैटरल वेक्टर्स में अमेरिका सबसे बड़ा रिलेशनशिप है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे दोनों हेड्स आपस में मिलें, पीरियडिकली मिलते रहें। अब अमेरिका में चेंज ऑफ गवर्नमेंट हुआ और नए प्रेसिडेंट आए, उनसे अभी तक आमने सामने फेस टू फेस मुलाकात नहीं हुई। तो विज़िट की यही बहुत बड़ी अहमियत है कि पहली दफ़ा मोदी जी बाइडेन से मिले, और 2 साल से कोविड की वजह से आना जाना नहीं हुआ था और सब वर्चुअल मीटिंग्स हो रही थी। तो फिज़िकल लेवल पे वहाँ पे गए, वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी को एंगेज किया, बहुत सारे बिज़नेस कॉर्पोरेशंस के हेड्स को मिले। और गवर्नमेंट में आप देखें कि इतने सारे नेटवर्क्स हैं गवर्नमेंट लेवल पे, तो वो सब चल रहे हैं, सब अपना रोल करते हैं। ऑफिशियल्स हैं, 2+2 है, मिनिस्टर्स हैं, बट कोई भी डिप्लोमेटिक एक्टिविटी की चरम सीमा जब आती है, जबकि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट मिले, और यूएन को भी उन्होंने एड्रेस किया, 2 साल हो गए थे। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी था प्रधानमंत्री का अमेरिका जाना इस वक्त, और हर मायने में सोचा जाए बहुत अच्छा आउटकम रहा। हम लोग कई दफ़ा ऐसा सोचते हैं कि बहुत ड्रामेटिक आउटकम नहीं रहा, बट डिप्लोमेसी में कोई हमेशा बहुत ड्रामेटिक चीज़ें नहीं होती हैं। रिलेशनशिप अच्छी है, उसका रिजॉल्व करना है, हमको आगे बढ़ना है। और आपने जिक्र किया स्क्वाड का, तो क्वाड में भी तेज़ी आई है, गर्मी आई है पिछले कुछ दिनों में। तो एक मौका था कि फ़िज़िकल लेवल फर्स्ट टाइम 4 लीडर्स फॉर मीटिंग। तो ये भी बड़ी अहम चीज़ है। अब क्वाड कैसे डेवलप करेगा, क्या अदायगी करेगा, इट इज़ नॉट अ मिलिट्री ग्रुपिंग, तो मिलिट्री एस्पेक्ट्स को निकाल दिया जाए, और कितना निकालें, क्योंकि स्ट्रैटेजिक ग्रुपिंग ज़रूर है। अब स्ट्रैटेजी और मिलिट्री में कितना फ़र्क है, ये भी सीमेंटिक्स की बात है। तो मिलिट्री ग्रुपिंग के लिए और भी बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, बट क्वाड अपना एक रोल प्ले करेगा, और उसको हम
वो डिफाइन करने के उसमें है इस वक्त। जी, तो हम कोशिश करेंगे कि विस्तार से चर्चा करेंगे। जो 4 अहम कार्यक्रम रहे शीतल इस बार पीएम मोदी के यूएस विजिट के, कि उन्होंने बायलैटरल मीटिंग की बाइडेन के साथ, फिर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ उन्होंने एक डेलीगेशन लेवल मीटिंग की, जो सीईओज थे 5 सीईओ से मुलाकात की यूएस के, और फिर सबसे इम्पोर्टेंट क्वाड की जो मुलाकात थी और उनका भाषण भी, तो उस सब पर करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर हम अपने पड़ोसियों की बात करें तो मोदी जी का इस बार बाइडेन से मिलना, और ऐसे परिप्रेक्ष्य में क्या कोई संकेत, कोई संदेश उनको भी गया हो? सोनिया, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि 7 साल से हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं और 7 विजिट हुई हैं उनकी, और 7 विजिट में यूएस में क्या हुआ, 3 प्रेसिडेंट चेंज हो गए, ओबामा, ट्रंप और अब बाइडेन। अब इंटरेस्टिंग आप देखिए जी, अगर आप इनका समीकरण देखते हैं, द वे ही हैज़ बीन रिलेटिंग टू ऑल 3 ऑफ देम, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, फिर डेमोक्रेट्स जो आए हैं, यहाँ पे तो फेरबदल हुआ है, बट जो कांस्टेंट रहा है इसमें कि उनका एक तो भारत और यूएस के संबंध जो अभी ऑल टाइम हाई पे हैं, और इसमें निरंतर आगे तेज़ी ही आएगी, रफ्तार बढ़ेगी और पॉजिटिव दिशा में ही जाएगी। मेरा मानना है कि जो हमारा ग्राफ ऑफ रिलेशनशिप है वो ऊपर की तरफ ही जाएगा। उसके अलावा जो हमारी गर्मजोशी जो दोनों यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और वहाँ के प्रेसिडेंट के बीच में रही है, तीनों प्रेसिडेंट्स के साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर की केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है। वो इस सेंस में कोई ऐसी औपचारिकता नहीं दिखाई देती है कि भाई आप क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट हैं और आप दूसरे हेड ऑफ द स्टेट से मिल रहे हैं तो एक प्रोटोकॉल के तहत एक औपचारिकता रहती है, आपको इस लेवल का एंथुजियाज्म है। वो कहीं ना कहीं देयर इज अ रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस। आप उससे आगे देखिए, वहाँ पे क्या दिखाई देता है कि कन्वर्जेंस ऑफ आवर इंटरेस्ट दिखता है। हमारे प्रीमियर्स क्या कैरी करते हैं, आफ्टर ऑल हमारे देश का हित ही तो कैरी करते हैं ना, और जब वो मिलते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी सिनर्जी, उनकी इंटरैक्शन, उनकी रिलेशनशिप में नज़र आता है कि हम कितना कन्वर्जेंस ऑफ हमारे आइडियाज़ और वैल्यूज़ हो रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ बहुत अच्छी नज़र आती हैं। ये एक बहुत बड़ा संदेश है हमारे नेबरहुड के लिए। जैसा आपने चर्चा में हम लेकर आएंगे, चाइना है, पाकिस्तान है, वी कैन नॉट हैव अ चॉइस ऑफ आवर नेबर्स। तो हमारे जो नेबर्स हैं वो नेबर्स हैं, और उनकी जिस तरीके की हमारे साथ रिलेशनशिप है, कुछ तनाव है, बॉर्डर के डिस्प्यूट्स हैं, और पाकिस्तान के साथ तो बहुत लंबे अरसे से जिस तरीके की भी हमारे समस्याएं हैं, इन सब के रहते हुए यूएस की हमारी साझेदारी बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, बहुत सिग्निफिकेंस रखती है। और ये यही नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि जैसे अफगानिस्तान में यूएस की प्रेजेंस थी, 15-20 साल से सेना थी, बूट्स थे, सोल्जर थे, नहीं, ऐसा नहीं है। हमें उस सब की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ जो एक मॉरल स्टैंडिंग है, शेयरिंग द वैल्यू, शेयरिंग द प्लेटफॉर्म, और एक जस्ट ऑप्टिकल संदेश जाना ही बहुत कुछ है कि जो दो डेमोक्रेसीज़ हैं, बड़ी डेमोक्रेसीज़ हैं, वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज़ हैं, जो रूल ऑफ लॉ में विश्वास रखती हैं, रिस्पेक्ट फॉर माइनॉरिटीज़ रखती हैं, जब ये एक साथ आती हैं तो इनके समन्वय, इनकी सिनर्जी में बहुत कुछ होता है। और ये संदेश हमारे पड़ोसी राज्यों को बहुत क्लियरली जाता है, क्योंकि चाइना है, कम्युनिस्ट रजीम है, वन मैन अपशिप पार्टी वाली बात है, कम्युनिस्ट हैं, सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, सब कुछ है। और इधर पाकिस्तान को तो आप जानते हैं किस तरीके की स्टेट है। तो इन दोनों के लिए एक सटल लेसन है, एक सटल मैसेज जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया को अपनी यहाँ पे मजबूती और स्टैंडिंग बनाने में। जी, तो जैसे वीरेंद्र जी, पिछली बार जब मोदी गए तो चाहे हाउडी मोदी हो या नमस्ते ट्रंप हो, इस बार जब बाइडेन से मुलाकात हुई है तो पहले कुछ सवाल भी उठ रहे थे कि क्या वो केमिस्ट्री होगी, लेकिन देखा गया कि जब उपराष्ट्रपति के तौर पर भी वो 2 बार मिल चुके थे बाइडेन से, तो क्या भारत की झोली में क्या कुछ आया है? अगर हम उसकी बात करें, फ़ायदा क्या हुआ है इन टर्म्स लाइक अगर H1 वीज़ाज़ की बात करें, वहाँ पर भारतीय कम्युनिटी के लिए बात करें, या फिर स्टेम स्कॉलरशिप्स की बात करें, तो कुछ फ़ायदा भारत को भी हुआ हो? देखिए, बाइडेन की पर्सनैलिटी ट्रंप की पर्सनैलिटी से बहुत फ़र्क है जी, तो उसमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। और जैसा शीतल ने बोला कि रिलेशनशिप तब आगे बढ़ती है जबकि एक इनहेरेंट रीज़न हो, और रीज़न कब डेवलप होता है? जबकि म्यूचुअलिटी होती है। अगर इंडिया ही चाहे कि अमेरिका से रिलेशनशिप अच्छे करने हैं तो रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ेगी। तो अमेरिका की तरफ से बहुत कंडीशनैलिटीज़ हो जाएंगी, जो हम कुछ मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे, कुछ उसको दबाव समझा जाएगा। अब ऐसी सिचुएशन है कि इंडिया और यूएस की तरफ से म्यूचुअलिटी है। आपको अगर याद होगा, जब सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन की डील हो रही थी, उस वक्त में अमेरिका ने हमको कुछ ऑफ़र किया, और
उस ऑफ़र को काफ़ी इम्प्रूव किया गया बाद में, क्योंकि अमेरिका जानता है कि इंडिया की ज़रूरत है, तब से ज़रूरत चल रही है, अब बहुत एक्यूट तरीके से सामने आई है। और उसकी दो वजह हैं। एक तो इंडिया अमेरिका, जैसे मैंने जिक्र किया था, बायलैटरल रिलेशनशिप। आप किसी भी परिप्रेक्ष्य में देखें, अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, अगर ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज दोनों मिला के देखा जाए। और ये जो है, चाइना भी बहुत बड़ा पार्टनर है, बट चाइना का ट्रेड मैं समझता हूँ हर तरीके से हमारे लिए नुकसानदायक है, क्योंकि बहुत डेफिसिट है और हमको बहुत नुकसान होता है, क्योंकि वो चाइना मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हमारे यहाँ भेजता है और बहुत बड़ा डेफिसिट है। अमेरिका के लिए अगेंस्ट हमारा जो ट्रेड है वो बेनिफिशियल है, और हमारा सर्विस एक्सपोर्ट होता है, सब चीज़ें हैं। साइंस टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन है, एनर्जी सेक्टर में बहुत बड़ा कोऑपरेशन है, वी बाइंग शेल फ्रॉम अमेरिका। और डिफेंस सेक्टर में अमेरिका धीरे धीरे एमर्ज कर रहा है एज अ बिग सप्लायर। तो जब डिफेंस प्रोडक्ट्स जब लेते हैं आप किसी कंट्री से, तो सिर्फ एक हमारा एक माइंडसेट होता है कि जो बेच रहा है वो फ़ायदा करता है और जो खरीद रहा है वो नुकसान में रहता है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर ठीक खरीदा है तो बेचने वाला और ख़रीदने वाला दोनों ही फ़ायदे में रहते हैं, क्योंकि ख़रीदने वाले को अगर हमारे सोर्सेज ऑफ सप्लाई बढ़ जाएं तो हमको अच्छी डील मिलती है। तो अगर अमेरिका उभर के डिफेंस सप्लायर की तरीके से आ रहा है बाकी और कंट्रीज़ के अलावा, तो हमारे लिए अच्छी डील पैदा होती है और हमारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो आप इतने तरीके से देखें कि हमारा बायलैटरल रिलेशनशिप में एक अमेरिका के साथ चलने में बहुत फ़ायदा है। नाउ एक और तरीके से उस रिलेशनशिप को देखा जा सकता है। आपने जिक्र किया पाकिस्तान और चाइना। पाकिस्तान इज़ वेरी इनकॉन्सिक्वेंशियल, और इंडिया को अपना टाइम जो है पाकिस्तान पे ऊपर वेस्ट नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान को छोड़ देना चाहिए। पाकिस्तान एज इफ इट डज़ नॉट एग्जिस्ट फॉर अस, मैं तो ऐसा मानता हूँ। चाइना ऑफ कोर्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड, इनफैक्ट चाइना इज़ द एलिफेंट इन द रूम। तो चाइना के बारे में हमें सोचना पड़ता है, और एक्चुअली चाइना ही है जो कि इंडिया और यूएस को ढकेल रहा है और नज़दीकी लाने के लिए, क्योंकि हम दोनों को, इंडिया को तो आपको मालूम है कि चाइना से बहुत थ्रेट है, हमारी सिक्योरिटी थ्रेट है। गलवान में क्लैशेस हुए हमारे बॉर्डर पे, और चाइना का रुख हमारे लिए बहुत एग्रेसिव हमेशा रहा है। इंटरनेशनल स्टेज पे हम जो भी काम करना चाहते हैं, हमारी एस्पिरेशन है, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपना ड्यू रोल पर अदा करना चाहते हैं, जैसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। अब किसी भी तरीके से देखें तो इंडिया का लेजिटिमेट एस्पिरेशन है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, और बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन एक चाइना ही एक ऐसा देश है जो कि बहुत एक्टिवली उसको अपोज कर रहा है। वैसे हमको बताता है कि हम आपके सपोर्ट में हैं, लेकिन हमें मालूम है कि चाइना एक्टिवली बिहाइंड द सीन्स वो नहीं करवाना चाहता है। तो चाइना हमारे लिए हर तरीके से हमारे लिए दीवार बन के खड़ा हुआ है और हमारे को अपोज कर रहा है। तो हमारी चाइना के साथ एडवर्सेरियल रिलेशनशिप है। अब हमें ये टाइम आ गया है कि उसको एडवर्सेरियल मान के अब हमको सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, और ये उम्मीद रखना कि कल चाइना की नज़र बदलेगी और शायद चाइना से अच्छे रिलेशंस होंगे, बहुत वेट किया आपने, 10 साल से वेट कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए हमको उन देशों की मदद चाहिए जो हमको थोड़ा बहुत पैडिंग दे सकें, जो कि हमको नॉट नेसेसरली मिलिट्री सपोर्ट, जब व्हेन इट कम्स टू द क्रंच हमको अपना मिलिट्री सपोर्ट खुद ही करना पड़ेगा, लेकिन डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी बहुत अहम, बहुत मायने रखता है। अमेरिका को भी चाइना से दिक्कत है, क्योंकि जब चाइना उभर के आ रहा है सेकंड सुपर पावर की तरीके से, तो हमेशा राइवलरी चलती है, लेकिन चाइना बहुत तेज़ी से आ रहा है। और चाइना का रुख, सोवियत यूनियन अगर आप कोल्ड वॉर के वक्त में देखें तो बड़ा अंडर स्टेटेड था दोनों के बीच में, लेकिन चाइना इज़ फार मोर असर्टिव, और लगता है कि चाइना बहुत तेज़ी में है, बहुत जल्दी में है। तो उसमें क्लैशेस के और टेंशन्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और चाइना इज़ डायरेक्टली जो अमेरिका के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, खासकर एशिया पैसिफिक में, जिसको वो इंडो पैसिफिक बोलने लगे हैं आजकल, तो वहाँ पे चाइना से उनको खतरा है। और अगर चाइना से खतरा, अब अफ़गानिस्तान में देखिए, अफ़गानिस्तान में तालिबान का कौन मेन सपोर्टर रहा? वो चाइना रहा। बिल्कुल। तो चाइना मौके पे, हर मौके पे अमेरिका को शय और मात देने की कोशिश करेगा,
ये तो होगा ही होगा, लेकिन बहुत तेज़ी से ये नज़रिया डेवलप हो रहा है। तो इसलिए अमेरिका भी चाहता है कि कोई ऐसा कंट्री पकड़ें इंडिया के साइज़ का, जो कि उनको मदद करे, पर्टिकुलरली इफ़ नॉट ग्लोबली, एटलीस्ट इन दिस रीजन, एशिया, इंडो पैसिफिक एरिया में, एशिया में, जो कि चाइना के साथ खड़ा होने में उनको मदद करे। तो ये ऐसी वजह बन गई है जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स की वजह से, जिसमें कि इंडिया और अमेरिका साथ में खड़े हो रहे हैं। आप उसको क्वाड को भी उसी नज़र से भी देख सकते हैं। लेकिन जैसे इंडिया और अमेरिका साथ में खड़े हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक फाइन बैलेंस रशिया को लेकर जो चलना पड़ता है। अगर रशिया से आपने कुछ सप्लाईज दी हैं, मिलिट्री सप्लाईज, तो कहीं दूसरा देश नाराज़ ना हो जाए, कहीं कोविड वैक्सीन के जो रॉ मटेरियल है वो देना बंद ना कर दे। इस टाइप की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो उसको बैलेंस करना कितना आसान, कितना मुश्किल होगा? सोनिया, बैलेंसिंग की जहाँ तक बात है, एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में, शीत युद्ध खत्म होने के बाद, कि एटलीस्ट ये चीज़ जग जाहिर हो चुकी है, दिस इज़ ओपन टू ऑल, कि हर कंट्री जो है, हर देश अपने हित में काम करेगा। हाँ, ट्रंप के रिजीम में आप कह सकते थे कि अगर देयर इज़ अ क्लोजनेस और इंक्लिनेशन टुवर्ड्स रशिया, तो शायद वो कोई प्रकार की सैंक्शन या कोई इस तरीके का माने कि भाई हम क्यों रशिया की क्लोज हो रहे हैं, बट एटलीस्ट बाइडेन के अंडर ऐसा नहीं होने वाला है। नंबर 2, कि जो हमारा रिलेशनशिप है बायलैटरल विद चाइना, विद रशिया, विद पाकिस्तान, विद यूएस, इन सबको हमें सेपरेट एंटिटीज़ की तरह एंटरटेन करना चाहिए। अगर हम इन सबको मिला के इसको यूएस के प्रिज्म से देखेंगे तो हमारे लिए बहुत कठिनाई हो जाएगी। हम एक बहुत बड़ी ताकत है, वी आर इमर्जिंग इकोनॉमी, ऑलमोस्ट इमर्ज हैं इकोनॉमिक सेंस में, और वैसे भी अच्छी ताकत है, डेमोक्रेसी है। हम वो छोटा देश नहीं है जिसके ऊपर कहीं ना कहीं से किसी तरीके का वर्चस्व या हेजेमोनिक एक्सटेंशन हो सकता है, या किसी को इजीली इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। तो एक तो ये कि हमें अपने सारे बायलैटरल्स अलग अलग ट्रीट करने पड़ेंगे। उनकी ट्रीटमेंट के दौरान हमें ये जरूर देखना पड़ेगा कि हम अपने राष्ट्रीय हित को देख रहे हैं। ये नहीं कि हम यूएस को खुश करने के लिए रशिया से नहीं करेंगे या चाइना से एंगेज नहीं करेंगे। अगर करना पड़ेगा तो चाइना से भी करेंगे। हमारा चाइना के साथ उतना ही ट्रेड है जितना यूएस के साथ है तकरीबन, बट यूएस के साथ हमारा जो डेफिसिट नहीं है, चाइना के साथ हमारा है। जो जैसा सर ने बताया कि इनसे हमें नुकसान है, यूएस से हमें नुकसान नहीं है। तीसरी बात ये है कि पिछले 5-6 साल में, एंड पर्टिकुलरली मैं 2 साल में कहूँगी, कि इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत चेंज आया जब हम ग्लोबल ऑर्डर की बात करते हैं। और उस ग्लोबल ऑर्डर में जो 2 मेन प्लेयर हैं, और वो दोनों इत्तेफाक से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं, एक तो चाइना और एक यूएस, और दोनों पे किस तरीके से एक परसेप्शन का अंतर आया वो मैं आपको बताऊंगी। जब से वायरस आया है कोरोना, चाइना हैज़ बीन अंडर द सस्पेशन। सारी की सारी जो शक की निडल है वो चाइना की तरफ जाती है, और कहे ना माने सभी को ये है कि वुहान वायरस है। ट्रंप तो खुलकर बोला करते थे कि वहाँ से आया है। कहीं ना कहीं चाइना की इमेज ने एक बहुत बीटिंग ली है, और चाइना कभी भी सॉफ्ट पावर इंडेक्स की उस पे टेबल पे तो 30 में पहले ऊपर था ही नहीं, तो अब तो और भी उसकी नोज डाइव हो गई है। तो एक डाउनवर्ड ट्रेंड चाइना की इमेज में है। उसके साथ चाइना ने क्या किया कि इस चीज़ को छुपाने के लिए कहीं बॉर्डर पे डिस्प्यूट कर रहा है, कहीं साउथ चाइना सी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कहीं ताइवान का इशू है। तो एक तरह से वर्ल्ड को, जैसे पाकिस्तान इनिशियली इतना नहीं पता था, बट धीरे धीरे इट इज़ बिकम अ खुली किताब की सब जानते हैं कौन हु इज़ हार्बरिंग टेररिज्म। तो चाइना भी इस तरीके से एक्सपोज होता जा रहा है धीरे धीरे कि उसकी मंशा क्या है, उसके इंटेंट और कंटेंट के बारे में। दूसरा, यूएस के साथ क्या हुआ है। यूएस एक महाशक्ति रहा है, यूनिपोलर वर्ल्ड में भी रहा है, मल्टीपोलर में भी, बट मल्टीपोलर में एक थोड़ा सा चेंज आया डायनामिक्स में। वो चेंज क्या आया कि यूनिपोलैरिटी में तो आप अपनी डोमिनेंस को एंजॉय कर रहे हो, मल्टीपोलैरिटी में आप एक तो compete कर रहे हो, तो आपको देयर इज अ टसल फॉर रिमेनिंग इनटू पावर। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या रहा जो अभी हुआ अफगानिस्तान में और पिछले 1 महीने में, कहीं ना कहीं हालांकि कह रहे थे कि फोर्सेस को हटा लिया जाएगा अफगानिस्तान से, ये बहुत लंबे समय से चल रहा था, पहले 12 फिर 15 फिर बहुत कुछ हुआ, बट अचानक से जैसे ही बाइडेन आए और अभी परिपक्व भी नहीं हुए थे अपनी प्रेसिडेंसी में कि उन्होंने इतना मेजर डिसीजन ले लिया। अब डिसीजन ले लिया तो ठीक है, उसमें कोई खराबी नहीं है कि आप वॉर को खत्म करना चाहते हो, पर उसका रिपरकशन अफगानिस्तान पे क्या हुआ, किसी ने ये नहीं देखा कि यूएस ने डिसीजन क्यों लिया। सबने ये देखा कि लोग जहाज से गिर रहे हैं, हाहाकार मच रहा है। तो कहीं ना कहीं इमेज की बीटिंग हुई, और मानिए ना मानिए परसेप्शंस डू मैटर, कि आप किस नज़र से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं यूएस को भी एक ठोकर सी खानी पड़ी है उसकी स्ट्रेंथ में, उसकी एबिलिटी टू कंट्रोल। आईआर में हम एक बात करते हैं कि देयर इज़ एन एब्सेंस ऑफ ऑर्डर, क्योंकि हर इंडिविजुअल मेंबर स्टेट है जो अपने आप में सशक्त है, सोवरेन कंट्री है, बट कोई तो ऑर्डर होना चाहिए। जैसे आप एक पावर की बात करते हैं, बट यूएस ने वो तो दिखाया ही नहीं।
इनके इस कदम ने सडनली एक ऐसा क्योस मचा दिया वर्ल्ड में, और मीडिया की सारी अटेंशन ह्यू एंड क्राई। हालांकि जो हुआ है उस पर अभी यूएन का क्या रोल हो सकता है, अगर मैं इस बात को यहाँ पे लेके आऊँ, जैसे प्रधानमंत्री जी ने जनरल असेंबली के भाषण में भी कहा कि अफगानिस्तान में ये हुआ है, वर्ल्ड कम्युनिटी को कलेक्टिवली साथ आना चाहिए, पर क्या साथ आएंगे? फिलहाल जब तक वहाँ पे डस्ट सेटल नहीं हो जाती हम कोई भी स्टेप नहीं ले सकते, क्योंकि यदि यूएन अफगानिस्तान और तालिबान को रिकॉग्नाइज कर सकता है तो वो उनको लेजिटिमाइज कर देगा, तो वो जिस कंडीशन में है उसको उनको फ्री हैंड मिल जाएगा कि जो कर रहे हैं वो सही है, यहाँ पे नहीं लेजिटिमेसी दे सकते। और जब तक आप वेट करते हैं कि तालिबान किस तरीके का रुख अपना रहा है, जब तक लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। उसमें अब देखिए तालिबान के फैक्शंस में क्या हो रहा है, तालिबान कुछ लोग कह देते हैं कि अब आतंकवाद नहीं चलेगा, ये नहीं होगा, और अगले दिन 4 लाशें क्रेन पे लटकी मिलती हैं, तो उन्हीं के अंदर विरोधाभास है। तालिबान को अब वर्ल्ड को तालिबान को इतना समय देना पड़ेगा कि एटलीस्ट वो ये डिज़ाइन कर पाए कि किस तरीके से वो रन करना चाहते हैं। उन्हें तो अचानक से एक सत्ता मिल गई, अब उसको चलाना कैसे उनको तो आ ही नहीं रहा है। अब वर्ल्ड जल्दी में अगर उनको रिकॉग्नाइज करेगा तो मुश्किल है, और यदि यूएन पीस कीपिंग फोर्स भेजेगा तो वो बात हो गई है, एक कान को दूसरी तरफ से पकड़ लेना। तो ये सारी समस्याएं जो हैं इन्होंने यूएस को एक बड़ी प्रिकेरियस सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया कि आप क्या थे, एक तरीके से वर्ल्ड वाज लुकिंग अप टू यू, और अचानक आप ऐसा पूरा का पूरा हाहाकार मचा कर चले गए। तो इन दोनों में अब क्या हो गया है कि चाइना कहीं एक्सपोज हो गया है, चाइना खुलकर सामने आ रहा है, यूएस कहीं ना कहीं थोड़ा एक सेंस ऑफ गिल्ट है कि भाई हमारे कारण इतना प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। इन दोनों के बीच में इंडिया कहाँ आता है? इंडिया एक ऐसी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर आ सकता है कि वो यूं ऊपर ना देखे कि ये दोनों पावर थोड़ी सी जो है हमसे हल्की सी नॉच अबव हैं, बट नहीं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा रिपोर्ट कार्ड, हमारे इंटरनेशनल इमेज, हमारे बायोलैटरल्स विद एवरीबडी इतने साफ सुथरे हैं, ट्रैक रिकॉर्ड हमारा, तो वहाँ पे हमें एक मॉरल पावर स्ट्रेंथ मिलती है टू निगोशिएट विद द वर्ल्ड। क्योंकि हमने ऐसा कोई भी हमारा काम नहीं है जैसे क्या तो करोड़ों लोग मर रहे हैं जैसे कोरोना के कारण हुए या जो अफगानिस्तान में हुआ है, तो एक समय बदला है, 2-3 वर्ष में तो जरूर बदला है, और मैं पिछले 6 महीनों में तो बिल्कुल ही कहूँगी उसका जो परिणाम है, उसका जो फ़ायदा है वो इंडिया को होगा, ज़रूर होगा, शॉर्ट टर्म में तो है ही है, लॉन्ग रन में भी होगा। और ये चीज़ समझकर लोगों को आएगी कि इंडिया एक उभरती ताकत ही नहीं है, बहुत ही सोची समझी सुलझी शक्ति है जिससे कि आप एंगेज कर सकते हैं। तो क्या यही वजह रही कि जितनी भी जॉइंट स्टेटमेंट्स या डिक्लेरेशंस आई वहाँ पर किसी ने भी खुल के चाइना का नाम नहीं लिया, लेकिन जब पीएम मोदी ने यूएन में भाषण दिया तो उन्होंने कोविड के ओरिजिन के बारे में सवाल उठाए, उन्होंने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग्स को लेकर जो कंट्रोवर्सी थी उसको लेकर भी सवाल उठाए। बाइडेन के बारे में कहा जाता है कि वो एक बहुत स्मार्ट पॉलिटिशियन है, तो लेकिन क्या यही वजह रही उन्होंने चाइना का नाम कहीं बीच में नहीं लिया? मेरा ख्याल है बाइडेन और मोदी जी दोनों ही बहुत स्मार्ट हैं। मोदी जी का भाषण यूएन में बहुत अच्छा रहा जी, और ना ही उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया ना ही चाइना का नाम लिया, लेकिन भाषण में कई जगहों पे इशारा किया और समझ गए। तो देखिए कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि प्रधानमंत्री के लेवल पे शोभा नहीं देती हैं, तो वहाँ एक इशारा ही काफ़ी है, दूसरे लोग बात करने के लिए और होते हैं। तो जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे उन्होंने यूएन रिफॉर्म के बारे में भी बात करी और बहुत ज़्यादा जोर नहीं डाला उस पर, क्योंकि शायद वो समझते हैं कि इस चीज़ में बहुत जल्दी में कोई तरक्की होने वाली नहीं है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स हमको चाहिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप, और अमेरिका में सपोर्ट जाहिर किया गया फिर से, लेकिन यूएन में नहीं मिलने वाला है आगे। तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा रहा, दोनों की केमिस्ट्री धीरे धीरे डेवलप होगी। बाइडेन का टेम्परामेंट फ़र्क है और उनके प्रेसिडेंशियल पीरियड में मेरा ख्याल है अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी, जो स्टेट मशीनरी के जो ऑर्गन्स हैं, वो पूरा रोल प्ले करेंगे जैसे इंडिया में प्ले करते हैं। तो आई थिंक ये रिलेशनशिप, जैसे शीतल ने भी बोला, कि धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है। जो 15-20 साल, पिछले 15-20 सालों में एक उभर के सामने आई है। हम लोग शुरुआत में बहुत हेजिटेंट थे, सरकमस्पेक्ट थे, हम कहते नहीं नहीं नहीं, आप कोई मिलिट्री रिलेशनशिप नहीं है, कोई डिफेंस कोऑपरेशन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया और अमेरिका ने एक द होल रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम
डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लिए, ख़त्म हो गए। अमेरिका इंडिया को एक मेजर डिफेंस पार्टनर बोलता है, हम इस बात में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। तो अब रिलेशनशिप इस लेवल पे आ गया है कि आई थिंक नेक्स्ट स्टेप मेरे ख्याल से ये ज़रूरी है कि अमेरिका और इंडिया को दोनों को एक दूसरे की सेंसिटिविटीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा पिछले कुछ दिनों में आया था ट्रंप साहब के वक्त में कि रशिया से हमें मिलिट्री स्पेयर्स लेने हैं, तो अगर रशिया से कोई मिलिट्री सामान लेना है या मिलिट्री स्पेयर्स लेने हैं तो उन्होंने बोला आपके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे। अगर हमें ईरान से तेल लेना है तो हम बोले अमेरिका बोले सैंक्शन लगा देंगे। ये इंडिया ऐसा कोई छोटा मोटा कंट्री नहीं है, और इंडिया की अपनी जो है मर्यादाएं हैं, इंडिया के अपने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इंडिया की अपनी चीज़ें हैं। तो एक अच्छे दोस्त की तरह से आप अगर दोस्त को म्यूचुअल रिस्पेक्ट दें तो आई थिंक व्हाट इज़ नेसेसरी कि अमेरिका इंडिया को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करे, और इंडिया भी जो है अमेरिका की सेंसिटिविटीज़ को ध्यान रखे, अननेसेसरी क्रिटिसिज्म थोड़ा अवॉइड हो, और हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। अब जो है एक वो फेंस सेटिंग हम हमेशा करते हैं ना कि हमें अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बहुत ज़रूरी चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हर्टिंग आवर ओन इंटरेस्ट। तो अगर हमारा इंटरेस्ट हर्ट हो रहा है तो हमें ज़रूरी, और हम क्या है, अब हम इस सिचुएशन में आ गए, अब हम कहते नहीं हैं लेकिन कर रहे हैं। ऑकस आने की वजह से भारत में जो मुझे पीड़ा दिख रही है कि लोग बाग सोचते हैं कि हमको क्यों नहीं बोला मिलिट्री कोऑपरेशन के लिए। तो इसका मतलब कि जो अमेरिका के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन के लिए जो हेजिटेशन था वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। शायद अभी भी सरकारी तौर पर ये कहने की हिम्मत नहीं है, या फिर लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक कॉम्बिनेशन या फिर मिलिट्री कॉम्बिनेशन कितना डिफरेंट, दो अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। स्ट्रेटेजिक तो एक बहुत ऑल एम्ब्रेसिंग टर्म है, उसमें हर तरीके की चीज़ आ सकती है, और हम लोग एक तरीके से जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, नेवल एक्सरसाइजेस करते हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए हम साथ साथ काम करते हैं, हमारे शिप्स भी साथ साथ काम करते हैं। तो बहुत सारे एरियाज़ हैं, और अमेरिका मैंने बताया डिफेंस सप्लायर, एक बहुत बड़ा डिफेंस सप्लायर इमर्ज कर रहा है। तो हमारा काउंटर इंटेलिजेंस में बहुत स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन है। तो जो डिफेंस की बहुत सारे पहलू हैं जो कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं, और हमारे बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं। तो लेकिन अभी भी हम में एक हेजिटेशन है, क्योंकि हम फॉर्मल एग्रीमेंट हमारा नहीं, हम फॉर्मली अमेरिका के मिलिट्री अलाई नहीं बने हैं। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि नहीं, वी आर नॉट अ मिलिट्री अलाई ऑफ अमेरिका, बट इन प्रैक्टिकल टर्म्स वी आर कोऑपरेटिंग इन अ लॉट ऑफ एरियाज विद अमेरिका, विच इज़ ऑल्सो ज़रूरी है इस वक्त में। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारे पास थ्रेट है। अब हम उसको थ्रेट को इग्नोर करके हम बीच में बैठे रहेंगे, कल हमारे ऊपर अगर और थ्रेट आ जाएगी तो फिर दूसरा कंट्री हमारे सपोर्ट में नहीं आएगा आगे डिप्लोमेटिकली भी। जी, तो यही लबोलुबाब निकाला जाए कि जो 4 मुलाकातें हुई हैं उसमें कॉमन थीम एक तरह से इंडो पैसिफिक ही रहा है, और जो पीएम मोदी अमेरिका गए हैं तो जो रिश्ते हैं उनमें एक नया अध्याय एक तरह से लिखा है, और हम उम्मीद यही करते हैं कि जो क्वाड के देश हैं उनमें जो केमिस्ट्री है वो और प्रगाढ़ होगी। आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। आप अपनी राय और सजेशंस हमें ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।